गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी लाइट गई हुई है क्या? आ गई ना शायद। अच्छा, ऐसा इधर तो आ गई, मेरे एरिया में तो आ गई। अच्छा बच्चों, एक तो आपका अब जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टेस्ट है वो मेजर टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब एडवांस पैटर्न विद मोर सिलेबस। तो उसकी तैयारी कर लो स्टार्ट अच्छे से। और फिजिक्स में उसमें मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई आएगा पूरा। 3 आवर्स का ही होगा। पार्ट टेस्ट 12। अब क्लियर हो गई मेरी आवाज? एडवांस टेस्ट 3 तो आपका वैसे आज डल जाएगा, मतलब आप दोगे तो संडे को ही, मुझे पता है। ओके, आज बच्चों क्या करना था हमें डिस्कस? एक्सरसाइज 01 पार्ट सी। मैंने एक्सरसाइज 3 भी बोली थी ना शायद आज डिस्कस करने को, मतलब ए बी पार्ट। हम्म, ठीक है। चलो पहले ये वाला करते हैं। हाँ जी, सी पार्ट बच्चों। एनी डाउट? सेकंड क्वेश्चन। मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड, ए पार्ट तो आपने निकाल ही लिया होगा। बी पार्ट, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। बी पार्ट कैसे किया बच्चों? बी हुआ कि नहीं? ओके, तो देखो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, क्या होता है, हम इन जनरल एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी एक्सप्रेशन की?
शायद हमने बात पहले भी की हुई है, बट कि if y SHM में हुआ था डिस्कस कि अगर if y depends on x, how do we find the average value of y? एक सेकंड, ये डिस्कनेक्ट हो गया। SHM में तो खैर हमने दोनों ही निकाली थी ये वैल्यूज, अगर आप याद करो। हमने स्क्वायर की भी निकाली थी, पता नहीं काइनेटिक एनर्जी की एवरेज निकाली थी या पता नहीं क्या किया था। एक मिनट बचाओ, पता नहीं क्या हो गया तुमको।
ये पता नहीं क्या हो गया, iPad पे चल ही नहीं रहा Zoom। हाँ जी बच्चों, चल गया। सो यस, हम बात कर रहे थे कि एवरेज वैल्यू हम कैसे लिखते हैं। इफ y डिपेंड्स ऑन x t जो भी है, तो व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ y? इंटीग्रल y dt फ्रॉम t1 to t2 अपॉन t2 minus t1, ठीक। तो अब बच्चों क्या होगा, जो वो सेकंड क्वेश्चन था, हमारी जो ईएमएफ होती है, नहीं इस फॉर्मूला का कोई प्रूफ नहीं है सच। अब हमारी जो ईएमएफ होती है, दैट इज ऑफ द फॉर्म एन ए बी ओमेगा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, कुछ भी इस तरीके की टर्म होती है ना। तो जब आप इस एक्सप्रेशन के अंदर इसको इंटीग्रेट करोगे, तो एन ए बी ओमेगा यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा टी डी टी, और डिनोमिनेटर में आएगा टी टू माइनस टी वन।
अब बच्चों आप एक बात सोचो, क्या आप ये सोच सकते हो कि न्यूमरेटर की वैल्यू तो बहुत छोटी सी ही आएगी हमेशा, बिकॉज साइन ओमेगा टी डी टी क्या है, इंटीग्रल का क्या मतलब है, एरिया अंडर साइन कर्व। अब जैसे जैसे आप एरिया अंडर साइन कर्व लेते जाओगे, वो कुछ पार्ट का पॉजिटिव कुछ का नेगेटिव उस तरीके से कटता जाएगा, है ना। एट मोस्ट बेस्ट के सिनेरियो में भी आपका ज्यादा से ज्यादा बड़ा आंसर ऊपर क्या आ सकता है कि सिर्फ आ, ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया, इससे बड़ा तो कभी नहीं बन सकता न्यूमरेटर। ये सोच पा रहे हो सभी? कि न्यूमरेटर तो इतना ही बन सकता है ना। जब आप एरिया लोगे, आप चाहे टाइम बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कटते जाएंगे एरियाज। ज्यादा से ज्यादा एरिया कितना आ सकता है कि जब आपने ऐसा टाइम लिया हुआ है जिसमें कि एक पॉजिटिव साइकिल ज्यादा है कंपेयर टू अ नेगेटिव साइकिल। जैसे मान लो आपने यहां तक टाइम ले लिया, तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव तो कट ही गए, बस एक बच गया। इससे ज्यादा बढ़ाना शुरू करोगे तो क्या होगा, फिर नेगेटिव वाला आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इसलिए न्यूमरेटर इज वेरी स्मॉल एंड डिनोमिनेटर को हम कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा ले लिया, लार्ज टाइम इंटरवल। तो इसलिए ये जो वैल्यू है, दिस विल अप्रोच टू जीरो। ठीक है, तो जो एवरेज वैल्यू है वो आ जाएगी जीरो। अब अगर हम उसके सी पार्ट की बात करें, कौन से वाला फॉर्मूला कह रहे हो अंकित, एवरेज वाला? ये मतलब याद ही रखना है कि एवरेज इस तरीके से निकालते हैं। ओके, अब बच्चों जैसे मैंने आपको सिखाया है, अब आपको कहा है कि ईएमएफ के स्क्वायर्स की एवरेज निकालनी है हमें। ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, कहीं पर भी एवरेज निकालने का यही तरीका है, फॉर एनी वाई डिपेंडिंग ऑन एक्स। ऑब्वियसली एवरेज की वैल्यू तो अलग अलग आएगी डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसा फंक्शन है। तो अब बच्चों इस फॉर्मूला को यूज करके ट्राई टू फाइंड एवरेज ऑफ ईएमएफ स्क्वायर, देखो वो कैसे निकलेगी ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। करो ट्राई अभी। आप T2 माइनस T1 की जगह जीरो से T लिख लो, वेर T इज वेरी लार्ज, आसान हो जाएगा।
ठीक है, राम अलंकृत। स्पर्श, ठीक है। हाँ जी, तो कैसे करना है बच्चों? अब आप डालोगे इंटीग्रल ऑफ, देखो वो तो बाहर ही आ जाएंगे, एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 टू टी अपॉन टी। माइंड में रखना है कि टी इज लार्ज, तो जो टर्म बाहर है वो तो अलग रहेगी। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख दोगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी अपॉन टी। अब बच्चों कॉस वाली टर्म का तो फिर जीरो ही आ जाएगा। अगर मैं इसको अलग अलग करके लिख दूं, ये बन गया डी टी बाई टी माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी डी टी बाई टी। मेरे टी बाहर है इंटीग्रल के।
एक मिनट, ये गलती मत कर देना, इंटीग्रल सिर्फ न्यूमरेटर में है। ऐसे तो ये टर्म तो फिर जीरो ही बनेगी बाय सेम लॉजिक, जो एक टू भी आएगा। तो सिर्फ पहले वाली टर्म बचेगी, तो डी टी बाई टी वो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगी टर्म, राइट। ओके, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बच्चों। थर्ड भी बिल्कुल ऐसा ही है नो। एक्सरसाइज वन। आसान ही थे वैसे एक्सरसाइज वन के तो। डन बच्चों। एक्सरसाइज जीरो, थर्ड का डी पार्ट। इसका मतलब तो बस इतना है कि डी पार्ट में कि आपको ये बता दिया ना कि इट इज जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है कि बस आप ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है वो साइन ओमेगा टी वाला ले लोगे। मतलब वैसे तो साइन कॉस कुछ भी हो सकता है ना। तो जब ये दे दिया कि जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, तो उससे बस ये पता चल गया कि साइन है, और कुछ नहीं। एक्सरसाइज थ्री करते हैं। ये अभी आगे आएगा जशन, कि लेंज लॉ का एनर्जी कंजर्वेशन के साथ क्या लिंक है, ये अभी मोशनल ईएमएफ से हम प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन था बच्चों, है ना। वो बट अभी होगा नहीं वो, मतलब वो छोड़ दो अभी, एक आधी क्लास में हो जाएगा वो। हाँ बच्चों, थ्री है। थर्ड में प्लेट की मूवमेंट की क्या जरूरत है, करंट वेरिएबल है ना साइन ओमेगा टी, बस उससे हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, ये जो फोर्थ में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम, इसका क्या मतलब है कि थिंक ऑफ इट एज टू लूप्स।
तो वो दोनों में देखो कि करंट किस तरह से आ रहा है। ये दो लूप्स की तरह सोचो। अब जो ऊपर वाला लूप है, ठीक है, ऊपर वाले लूप की आप फ्लक्स निकाल सकते हो, ठीक है। फ्लक्स से आप, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ये कैसे किया है मुझे बताओ कोई। फोर्थ मार्क कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुआ किसी का कि नहीं? फोर्थ। जो दो लूप्स हैं, ऊपर वाले लूप में आप जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्लक्स लिखोगे तो वो हो गई बी टी इंटू, अच्छा ये बी मिक्स मत कर देना, दोनों बी, स्क्वायर की साइड भी बी दी है और ये कांस्टेंट भी बी दिया है। इसको मैं कैपिटल बी कर रहा हूँ फॉर द टाइमिंग। तो कैपिटल बी इंटू टी इंटू बी स्क्वायर। तो दिस इज इंक्रीजिंग विद टाइम, उसको अपोज करना है तो इसके अंदर जो ईएमएफ आएगी वो इस तरह आएगी, और वो ईएमएफ क्या बन गई, बी स्क्वायर इंटू बी। सिमिलरली नीचे वाले में बन जाएगी ए स्क्वायर इंटू बी, और उसके लिए जो डायरेक्शन बनेगी नीचे वाले लूप की वो इस तरह से बनेगी। ठीक बनाया मैंने? डायरेक्शन तो लेंस लो, दोनों लूप्स के अंदर इंडिविजुअली सोचो। सुना नहीं मुझे, कुछ दोबारा बोलो। जिस लूप की लेंथ ए है उसमें उल्टी डायरेक्शन, उसमें मैंने उल्टा बना दिया क्या? हाँ, हाँ उसमें उल्टा बना दिया। तो मैंने वो गलत बना दिया था। तो नीचे वाले में एंटी क्लॉकवाइज आएगा, राइट? ओके, अब आगे। सर यस। सर ये है तो मतलब एक ही वायर ही, मतलब ये अलग अलग कैसे हो रहा है मतलब इंड्यूस? हाँ अभी करेंगे, मतलब ये तो अभी हम फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे हैं। तो ऊपर वाला लूप जो है वो बी स्क्वायर इंटू बी ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, नीचे वाला लूप जो है वो ए स्क्वायर इंटू बी ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है।
एंड हमें सिचुएशन देख के ये समझ आ रहा है कि ये जो दोनों की ईएमएफ्स हैं वो एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। ठीक है ना? तो अब हम पहले ऊपर वाले लूप का करंट निकाल लेते हैं। ऊपर वाले लूप का करंट क्या बन जाएगा? ईएमएफ अपॉन उसकी रेजिस्टेंस। ऊपर वाले लूप की रेजिस्टेंस क्या हो गई? 4BL। सिमिलरली नीचे वाले की हो गई 4AL। तो ये बन गया B इंटू बी बाय 4L। ये बन गया B इंटू A बाय 4L। अब नेट क्या आएगा? अब ये देखना है बच्चों कि जो करंट है वो दोनों में किस तरीके से है, मतलब जो दोनों लूप्स के अंदर करंट है वो मतलब क्या हो रहा है? अपोज हो रहा है एक दूसरे के से या सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को करंट्स? तो वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो मतलब सर्किट के अंदर नेट करंट कितना हो गया बच्चों? भाई ये बताओ, अगर कोई एंड्रॉयड फोन में अपने फोन का पासवर्ड भूल जाए तो कोई तरीका होता है उसका? सर कौन सा पासवर्ड? जो मतलब जो अनलॉक करने वाला स्टार्टिंग में जो आता है। सर गूगल मेल से फाइंड माय फ़ोन कर लो, वहाँ से अनलॉक हो जाएगा। नहीं, इसका गूगल से क्या लिंक हुआ? ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जो जब हम रीस्टार्ट करते हैं फोन तब जो पासवर्ड डलता है। सर पूरा इसका गूगल से लिंक होता है ना फ़ोन, एंड्रॉयड, अच्छा, इसकी लोकेशन भी। तो वो गूगल मेल से कुछ फाइंड माय पास वो होता है। फाइंड माय फ़ोन होता है सर, उससे हो जाता है अनलॉक और लॉक। अच्छा, यस सर। चलो देखते हैं। वो मेरे घर पे जो कुक है उसने लॉक कर लिया अपना फोन, अब उसको पासवर्ड याद नहीं आ रहा। हाँ जी, आ, तो ये बच्चों प्लीज इसको ना डोंट कंफ्यूज दिस कि मैंने ये करंट की फाइनल डायरेक्शंस दिखाई हैं। ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, मतलब इनिशियल वाली। तो आ, तो अब हम इससे हमने ये निकाला है कि हाँ भाई, क्योंकि करंट अपोज हो रहा है, और देखो आपको इसीलिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है बी ग्रेटर देन ए। ठीक है? तो इसीलिए दिया हुआ है कि आपको ये पता चल जाए कि जो ऊपर वाला करंट है वो डोमिनेटिंग है कंपेयर टू नीचे वाला। तो इसका मतलब फाइनली इस फिगर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो ऊपर वाले लूप के हिसाब से करेगा। तो और वो नेट करंट हो कितना गया?
ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। और अगर अब मैं नेट करंट की डायरेक्शन बनाऊंगा बच्चों, जो बाद में बन गया, वो मतलब क्योंकि ऊपर वाला लूप डोमिनेट कर रहा है, तो वो ऐसे इस तरह से फ्लो करेगा लूप के अंदर। क्या ये समझ आया बच्चों? सर यस। सर अगर हम पहले नेट ईएमएफ लेके वो फिर उसको टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें। मैं उसी पे आने लगा था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अच्छा बोला था बहुत, क्योंकि इसमें माइंड में ये भी आ सकता था कि मैंने करंट्स को ही क्यों सब्ट्रैक्ट किया। एक ऑप्शन ये भी तो हो सकती थी ना कि मैं कहता कि पहले नेट ईएमएफ निकाल लूं और उसको पूरे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं। उससे सेम है। नहीं, सेम तो नहीं आएगा। इज इट? देखो, मैं अगर मैं नेट ईएमएफ निकालूं, तो नेट ईएमएफ तो बन गई बी स्क्वायर बी। एक मिनट देखते हैं। बी स्क्वायर बी माइनस, अच्छा ठीक है, इस केस में बच गए तुम। इस केस में बाई चांस उससे सेम आ रहा है, वो बाई चांस स्क्वायर लूप से, तो फर्क नहीं पड़ा। ये चीज हर केस के लिए नहीं वैलिड। तो चलो, अगर आप मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो गई 4 BL प्लस 4 AL, तो आपने बच्चों ये अप्रोच नहीं याद रखनी। अभी आएगा आगे अलग वाला केस, बाई चांस इस केस में आंसर सेम आ रहा है, आपने ये याद रखना है कि हम करंट्स निकाल के करंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अलग वाला अभी आएगा आगे। रीजन भी अभी रुक जाओ, धीरे धीरे समझ आएगा आगे जाके। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो गया कैसे करना है? चलो आगे।
फिफ्थ क्वेश्चन बी पार्ट, इसमें क्या है, ईएमएफ कहाँ कांस्टेंट नहीं है? ईएमएफ कहाँ कांस्टेंट नहीं होगी? जहां पे डीबी बाई डी टी कॉन्स्टेंट नहीं है। डीबी बाई डी टी कॉन्स्टेंट ना होने का क्या मतलब है? जहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो कर्व्ड रीजन्स हैं ये वाले। आगे बचो। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवन तो नहीं पूछना चाहिए था यार, ध्यान से पढ़ो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। 11th question, radius is changing with time, coil is placed in uniform magnetic field, variation shown है, induced EMF। तो बेसिकली फ्लक्स क्या बन गई? B इंटू पाई आर स्क्वायर। EMF क्या बन गई? B पाई 2R dr by dt। तो वी कैन सी कि जो EMF है that depends on R as well as slope, R into slope। ठीक है, तो हम एक तो ये देख सकते हैं कि पहले वाला रीजन और आखिरी वाले रीजन में तो स्लोप जीरो है, तो वहां तो जीरो होना चाहिए ग्राफ। तो ये सी और डी तो सीधा ही कट गए। ठीक है, अब बचा ए और बी। ए और बी में ग्राफ एक जैसा है, सिर्फ इतना फर्क है, एक केस में स्ट्रेट लाइन है, एक केस में कर्व्ड है। तो वो यहां से पता चल रहा है आपको कि सी डी आर बाई डी टी जो है बीच वाले रीजन में, ये तो कांस्टेंट है। तो मतलब बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा आर का है। अब डी आर बाई डी टी तो कांस्टेंट ही हो गया, सिर्फ आर पे डिपेंडेंट हो गया। तो अगर अब आर की स्ट्रेट लाइन है तो ईएमएफ की भी स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो इसलिए आंसर अपना ए आ जाएगा। 12th क्वेश्चन, यस क्या करो? ये जो ग्राफ है ए ऑप्शन में, वो जीरो के ऊपर से नहीं शुरू होगा? नहीं, शुरू वाले रीजन में तो जीरो ही रहेगी ना, मतलब जो शुरू वाले में नहीं, जब जीरो के बाद जब हाँ मतलब सडन चेंज आएगा। ठीक है, तो वही बस हम तो बेस्ट पॉसिबल ग्राफ मार्क कर देंगे, है ना। 12th क्वेश्चन किस किस का हो गया था भाई? है तो बिल्कुल सिंपल, बस वो टर्म्स का ही ध्यान रखना है, टर्म्स मिस हो जाते हैं कई बार, मतलब कुछ टर्म्स मिस हो जाती हैं। तो एक शॉर्ट सर्किटेड कॉइल है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेट हो रही है। नंबर ऑफ टर्न्स, वायर रेडियस। तो एक तो ये ध्यान रखना है, दो टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे, वन इज वायर रेडियस एंड वन इज रेडियस ऑफ लूप। वायर रेडियस का मतलब है क्रॉस सेक्शन का रेडियस, रेडियस ऑफ लूप है मतलब वो जो पूरा सर्कल बन रहा है लूप, उसका रेडियस। तो लेट्स राइट द टर्म्स केयरफुली। ऐसे एक कॉइल पड़ी है,
तो ये कैपिटल आर है और जो इसका क्रॉस सेक्शन होगा उसका स्मॉल आर है, मान लो रेडियस, एक कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू number of turns into b into area, which is pi capital R square। ई में EMF बन जाएगी n pi capital R square dv by dt। dv by dt की जो भी वैल्यू है उससे आपको मतलब नहीं है, वो तो जो है सो है, हम तो बाकी टर्म्स में बात कर रहे हैं। अब एक देखो क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा हुआ आपको कि वायर की लेंथ सेम रखी है आपने या कुछ भी। अब करंट हो जाएगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे हम, n pi R square dv by dt इनटू वायर का रो एल बाय ए। वायर की लेंथ कितनी हो गई अब, n इंटू 2 pi r, करेक्ट, अपॉन एरिया, वो न्यूमरेटर में चला गया, वो एरिया कितना हो गया, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आप देखो, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। और अच्छा करंट नहीं, हमें तो पावर निकालनी है। अब पावर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई स्क्वायर आर। वैसे करंट निकालने की जरूरत ही नहीं थी बच्चों, EMF स्क्वायर बाय आर ही कर देते हैं हम सीधा। तो EMF स्क्वायर में क्या आ जाता, n स्क्वायर R4 की टर्म आ गई अपॉन R। तो रेजिस्टेंस क्या बन गई, रो वही n 2 pi r बाय a। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो बच्चों बी पार्ट नेक्स्ट टाइम करते हैं, अभी थोड़ा सा आगे पढ़ना। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि कैसे अगर हम एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं विद द अंडरलाइंग कंडीशन, जो मैंने आपको समझाया था कि वो इस तरीके से होनी चाहिए कि कंडक्टर शुड बी कटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। तो हमने देखा था कि जो कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्जेस मूव करेंगे, चार्जेस सेपरेट आउट होंगे। तो चार्जेस के सेपरेट होने से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जिसको हमने बोला है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने कहा कि स्टेडी स्टेट में, इक्विलिब्रियम में, वो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड बन गया
V इंटू बी, जिससे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो आ गया V क्रॉस बी, सॉरी VBL, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था कि वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे एज V क्रॉस बी डॉट डीएल। ठीक है, अब बच्चों आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट को तो डायरेक्टली कभी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ बाई चांस क्वेश्चन में पूछा ही अगर ये जाए कि भाई हाँ होता क्या है एक्सप्रेशन, सिर्फ उसके लिए है ये, आपको यूज क्या करना पड़ेगा उसको समझते हैं ध्यान से। आपका काम हमेशा VBL से चल जाएगा। अब उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है हमें मेजरली। एक तो आपको ये देखना हुआ करेगा कि मतलब व्हाट वी कैन से इज बेसिकली दैट ये जो रॉड है this behaves like a battery of VBL। तो ये एक बैटरी बन गई जिसकी VBL EMF है। अब इसमें क्या क्या देखना पड़ सकता है बच्चों, एक तो है बैटरी की पोलैरिटी। हाउ विल यू चेक द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, मतलब कि रॉड के किस एंड पे पॉजिटिव बनाना है किस एंड पे नेगेटिव, जैसे मैंने बनाया हुआ था ना, देखो लिखा हुआ है ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी नेगेटिव। तो उसमें बस आपने ये याद रखना है कि जो V क्रॉस बी है क्रॉस प्रोडक्ट, this points towards positive terminal। ठीक है जी, एक बार उस फिगर में कंफर्म भी कर लेते हैं इस बात को। इस फिगर से देखो आप V क्रॉस बी किधर को आ रहा है, बेसिकली तो वो कौन सी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन V क्रॉस बी कौन सी डायरेक्शन थी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो वो इतना लंबा प्रोसेस की जगह सीधा V क्रॉस बी याद रख लो, यूजफुल है। तो आप देख सकते हो V क्रॉस बी जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है ना। हाँ भाई बोलो, क्या V क्रॉस बी ऊपर को आ रहा है। मुझे 50 यस चाहिए, वैसे तो 55 चाहिए। अभी भी सबके नहीं आए। आप में से कुछ लोगों के तो नाम ही भूल गया हूँ मैं, कभी चैट में दिखे ही नहीं हो आप लोग। पुरु, शुभदीप,
बड़ी देर बाद देखे हैं तुम्हारे नाम मैंने। शोभित, चीटिंग नहीं, एक ही बार लिखना है। तुमने 4 बार लिख दिया। ओके, दूसरी बात बच्चों जो आपने समझनी है, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। इस फॉर्मूला के अंदर जो एल होता है, हमने ऐसे नहीं याद रखना कि एल इज द लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, हमने ऐसे याद रखना है कि एल इज द effective length of region whose field lines are being cut। आपको याद होगा मैं पिछली क्लास में बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रहा था कि ये देखो कि कितनी फील्ड लाइंस कट रही हैं, है ना। तो देखो कब डिफरेंस आएगा। मान लो मैं ऐसे कोई रीजन है, केस 1, आपकी जो रॉड है वो ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, लेंथ एल की रॉड इस तरह से मूव कर रही है जो हमने किया भी था। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा केस लूं कि मैंने रॉड को इस तरह से रखा हुआ है एंड मैं रॉड को मूव ऐसे ही कर रहा हूं टुवर्ड्स राइट। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो अब बताओ मुझे कितने रीजन की फील्ड लाइंस कट हो जाएंगी। जस्ट इमेजिन आपने ये रेड वाली लाइन को पूरा लेफ्ट से राइट मूव कर दिया, तो कितनी हाइट के फील्ड लाइंस खत्म हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। सबको समझ आ रहा है कि ये वाली खत्म होएंगी, एल साइन थीटा वाली, है ना। अच्छा, अगर मैं रॉड को ऐसे मूव कर रहा हूं देखो, लाइक दिस, तो बिल्कुल पतली सी रॉड है, तो इस केस में 0 बन गया। अच्छा, अगर मेरी रॉड ऐसे इस शेप की है, तो आप ये समझ पा रहे हो कि इस केस में we will be interested in 2r diameter, राइट। तो बस ये दो बातों का ध्यान रखना है। अगर ये क्लियर हो जाता है तो फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट के चक्कर में ही नहीं पड़ना पड़ेगा कभी कि भाई पोलैरिटी कैसे लेनी है और एल कैसे लेना है।
ठीक है, बेसिकली ये जो मैंने लिखा है दिस इज आउटकम ऑफ द कंप्लीट इंटीग्रल v क्रॉस b डॉट dl, मतलब वो इस तरीके से बन जाता है कि आप l सिर्फ वो वाला ले लो, परपेंडिकुलर वाला। ओके, तो अब जो बच्चों हमने बात याद कर लेनी है वो ये है कि मतलब अब हम जो आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे ना, मतलब ये हमने अब डिराइव कर लिया कि भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो बेसिकली व्हाट वी वांट टू कंक्लूड फ्रॉम दिस इज कि भाई अगर आप ऐसे एक रॉड को मूव कर रहे हो तो प्रैक्टिकली ये क्या बन गया, दिस इज अ मतलब सर्किट के हिसाब से ये एक बैटरी बन गई जिसकी वैल्यू है VBL। और मतलब आप ये समझ रहे हो पोलैरिटी मैंने ठीक दिखाई है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम किस टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे देखो। तो ये वो जो एक स्टैंडर्ड केस है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा हम यूज करते हैं। ये बच्चों कंडक्टिंग वायर्स हैं और हमने इसके ऊपर ऐसे एक कंडक्टर रख दिया मूविंग विद वेलोसिटी v, और इस पूरे रीजन में ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आपको ऐसे इस टाइप की सिचुएशन दी होगी, रॉड की लेंथ L। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, मतलब वो क्वेश्चन में क्या होगा कि अब पिछले चैप्टर्स मिक्स हो जाएंगे। इस चैप्टर का काम तो सिर्फ इतना है कि आप ये समझ पाओ कि भाई ऐसी अगर सिचुएशन दी हुई है तो इस सिचुएशन में जो रॉड है वो क्या काम कर रही है, बैटरी का। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि above situation is equivalent to, अब आपने उसका मतलब सर्किट बना लेना है। तो हमारे लिए तो ये सर्किट बन गया। यस, ऑल्दो बैटरी इज मूविंग बट उसका सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसका फर्क कब पड़ सकता था देखो, वो इस पे डिपेंड करता है कि जो हमने ये वायर्स ली हुई हैं हॉरिजॉन्टल वाली, उनको जीरो रेजिस्टेंस माना है या उनकी भी कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है।
बच्चों ये सोच पा रहे हो आप? अगर तो उन वायर्स की कुछ रेजिस्टेंस है, ये जो ऊपर और नीचे वाली हॉरिजॉन्टल वायर्स हैं, फिर तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जो रॉड है आपकी वो राइट को जा रही है, तो सर्किट के अंदर जो वायर है वो बड़ी होती जा रही है, तो सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अगर उन वायर्स की रेजिस्टेंस नहीं है, तो प्रैक्टिकली जो आपका सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस हमेशा आर रहेगी। तो हम करेंगे, इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने सबसे सिंपलेस्ट केस लिया है कि अभी जीरो रेजिस्टेंस है, तो इसके हिसाब से अब अगर हम देखें तो वी कैन फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट। देखो क्या कुछ अब हम निकाल लेंगे। क्या बन गया बच्चों? VBL/R, ठीक है। पावर बीइंग डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर क्या आएगी बच्चों? I²R, तो ये बन गया V², L²/R, ठीक है। अब और क्या निकाल सकते हैं बच्चों? देखो, अगर बच्चों हम वापस अब इस रॉड की बात करें, जो बच्चों सिचुएशन है उसके हिसाब से इस रॉड के थ्रू ऐसे करंट जा रहा है ऊपर को, इजंट इट? ये जो सर्किट बना, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा ना। तो अब भाई मैग्नेटिक फील्ड भी है, उस कारण से इस रॉड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? इसके ऊपर फोर्स आएगी, किधर को आएगी फोर्स? DL×B करो, टूवर्ड्स लेफ्ट। ये कितनी हो गई? IBL, जो कि कितनी बन गई? आई की अगर मैं वैल्यू डाल दूं,
तो यस, इससे आपको क्या समझ आता है कि भाई अगर आपने ये सिचुएशन बनाई तो मतलब आपने अगर रॉड को वेलोसिटी v देके छोड़ दिया तो क्या होगा कि रॉड करंट फ्लो करवाएगी सर्किट के अंदर, और उस कारण से रॉड के ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी जो कि धीरे धीरे रॉड को रोक देगी और फाइनली फिर सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना बंद कर देगा अगर हम कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, और इसको आप बच्चों लॉजिकली भी सोचो, क्या ऐसा हो सकता था कि रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहे? एक बार दोबारा मैं बोलता हूं, अगर हमने रॉड को वेलोसिटी v देके छोड़ दिया तो सर्किट के अंदर करंट आ गया, जैसे कि हमने देखा। इस करंट के कारण इस रॉड के ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स आ गई। ये फोर्स रॉड को स्लो कर रही है और उसको धीरे धीरे रोक देगी। तो एक टाइम के बाद रॉड रुक जाएगी। जब रॉड रुक गई तो सर्किट के अंदर जो करंट है वो 0 हो जाएगा। तो माय क्वेश्चन वाज, क्या ऐसा लॉजिकली होना चाहिए था कि रॉड को स्लो डाउन होना चाहिए था? मतलब रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों नहीं मूव कर पाई? नहीं, इसका रीजन हम ये नहीं देंगे कि जैसे बैटरी खत्म हो जाती है ऐसी रॉड भी बंद हो गई, चलना बंद हो गई। और सोचो, फिगर देख के एकदम क्लियर हो रहा है। भाई रेजिस्टर से हीट डिसिपेट हो रही है, राइट? तो अगर रेजिस्टर से हीट डिसिपेट हो रही है तो वो जो हीट एनर्जी है वो आ कहां से रही है? और कुछ तो है नहीं सर्किट में, वो फाइनली तो रॉड की काइनेटिक एनर्जी से ही आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमने अरेंजमेंट बना दिया है, ये एक तरह से क्या कर रहा है, ये अरेंजमेंट रॉड की काइनेटिक एनर्जी को रेजिस्टर की हीट की फॉर्म में लूज करवाता जा रहा है। तो वंस अगेन, ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या कर रहा है? ये अरेंजमेंट रॉड की काइनेटिक एनर्जी को रेजिस्टर की हीट की फॉर्म में लूज करवा रहा है। तो यस, इस मेथड से आप बना सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, बट जो जनरेटर वाला मेथड होता है, घुमाने वाला, वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है इसके मुकाबले। तो अगर आप बच्चों इस फोर्स की पावर निकालो, सर यस, सर मतलब सर ये भी देख सकते हो कि जैसे अब फोर्स है वो आईबीएल है। अब मतलब अगर मैं ये भी सोच के करूँ यार, मैं बी बढ़ा, शायद मैं बी बढ़ा दूं या तो वेलोसिटी बढ़ा दूं। सर वेलोसिटी बढ़ने से तो मतलब जो सर वेलोसिटी बढ़ने से इतना ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तेज तेज लेके जाऊं इसे। मतलब हम अभी वो करेंगे केसेस, जैसे अभी तो हम जो केस कर रहे हैं उसमें ये है कि हमने वेलोसिटी देके छोड़ दिया।
अब हम आगे और केसेस करेंगे कि जब हम एक फोर्स लगा के रख रहे हैं या कुछ कुछ, तो हम देखेंगे क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल है। तो आप देखो बच्चों कि ये जो पावर आ रही है फोर्स की, वो कितनी आ गई? ये हमने करंट इनिशियल निकाला है, हाँ, मतलब उस इंस्टेंट पे निकाला है जब वेलोसिटी वी है। और ये पावर भी इंस्टेंटेनियस पावर निकाली है हमने। हम सारा कुछ इंस्टेंट के लिए निकाल रहे हैं। हाँ, आगे एक माइनस नहीं आएगा, एफ डॉट वी होता है, उससे माइनस आ जाएगा। तो इससे क्या समझ आ रहा है बच्चों, अगर आप इस वैल्यू को देखो ध्यान से? दिस इज सेम एज पावर ऑफ रेजिस्टर। सेकंड पॉइंट देखो, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम रॉड से जितनी पावर ले रहे हैं, वो सारी पावर रेजिस्टर में हीट की फॉर्म में लूज होती जा रही है। तो इसको आप पावर की फॉर्म में भी कह सकते हो, एनर्जी की फॉर्म में भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम विदाउट इवन सॉल्विंग ये कह सकते हैं कि टोटल हीट लॉस थ्रू रेजिस्टर जो होगा, वो किसके इक्वल होगा? जितनी भी रॉड की काइनेटिक एनर्जी थी। तो रॉड की सारी काइनेटिक एनर्जी रेजिस्टर के थ्रू हीट की फॉर्म में लूज हो जाएगी। डेल्टा लगा लो, है ना? तो बच्चों यहां से हमने एक बात समझनी है। एक बार ऊपर आ जाओ। भाई हमने तो करंट की डायरेक्शन, क्योंकि लेंज लॉ से हमें पता थी, हमने उसके हिसाब से लिख ली, राइट? और उससे सारा कुछ सही आ भी गया आगे, कि उस डायरेक्शन के कारण ही फोर्स की डायरेक्शन उल्टी आ गई, तो इससे ये निकल के आ गया कि भाई हाँ, कि रॉड की स्पीड कम हो रही है, रॉड की एनर्जी कम हो रही है, और वो एनर्जी रेजिस्टर में जा रही है। ठीक है, मान लो ये डायरेक्शन उल्टी होती,
ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लो हम कहते हैं कि सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज कर रहा है, उससे क्या निकल के आ जाता? फिर क्या डिफरेंस आता? सर्किट के अंदर करंट हमने दिखा दिया, सिर्फ ये कह दिया कि भाई करंट क्लॉकवाइज है VBL/R, तो रेजिस्टर के थ्रू तो फिर भी पावर डिसिपेट होती है ना, वो तो I²R स्टिल आती, बट जो रॉड के ऊपर फोर्स आती वो टुवर्ड्स राइट आ जाती। तो बेसिकली हमने कैसा सिस्टम बना दिया? फिर हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो जिसमें रॉड की स्पीड भी बढ़ती जा रही है खुद से और रेजिस्टर के थ्रू भी पावर डिसिपेट होती जा रही है। राइट? तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो खुद से एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो करंट की डायरेक्शन आई है जो कि लेंज लॉ से हमने लिखी थी, ये डायरेक्शन अपने आप इस तरीके से है कि वो जिससे कि एनर्जी कंजर्वेशन ठीक हो रहा है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड रह रहा है। ठीक है, मतलब अगर ये करंट की डायरेक्शन बाई चांस ऑपोजिट होती तो इस अरेंजमेंट में फिर एनर्जी कंजर्वेशन की वायलेशन हो जाती। तो मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट टू इज कि लेंज लॉ का अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, लेंज लॉ क्यों आया है, मतलब वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण ही आया है। ठीक है जी, तो मतलब हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हाँ हमने लेंज लॉ के हिसाब से करंट की डायरेक्शन लिख दी और उसके हिसाब से हमने देखा कि यस एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है। राइट? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई हाँ जो लेंज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये लेंज लॉ से कैसे? ये देखो, अगर बच्चों इस तरीके का अरेंजमेंट हो तो लेंज लॉ के हिसाब से करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी? देखो, ये सर्किट है, अगर रॉड राइट की तरफ जा रही है तो सर्किट के अंदर इनटू द प्लेन फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो उसको अपोज करने के लिए करंट कैसा आएगा सर्किट में? एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है ना? हाँ, तो यस यू आर राइट कि यहाँ पे हमने जो लिखा था, हमने तो लेंज लॉ से नहीं लिखा था, हमने तो अपने ऊपर वाले रिजल्ट से लिखा था। राइट? बट व्हाट वी कैन सी इज कि हाँ अगर लेंज लॉ से लिखते तो भी यही डायरेक्शन बनती और हम देख पा रहे हैं कि उससे एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके मतलब ना ये बोर्ड्स में आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में तो आ ही सकता है कि लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बोर्ड्स में ये आ सकता है कि ऐसी सिचुएशन देके
वो आपको कहें कि भाई प्रूव करो कि लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बस आपने ये दिखा देना है कि पावर, रेजिस्टर की पावर और फोर्स की पावर सेम है। ठीक है बच्चों, चलो दैट्स इट। आपने बच्चों अब नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 01 का डी पार्ट करना है ट्राई। ठीक है, हाँ गोपाल। क्या कह रहे हो? मुझे सुना नहीं कुछ। हाँ अब आ रही है। जब हमने लास्ट क्लास में वो स्टेडी स्टेट वाली कंडीशन निकाली थी ना, हमने E इंटू इंड्यूस्ड इक्वल टू वो ई वी कर दिया ताकि हमारे पास वो Yes. वी वी आ सकते। तो हमने उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसीडर की थी। नहीं तो ड्रिफ्ट हमने तो ये मान लिया कि वी उसको मतलब इधर से रॉड को वी के लॉन्ग ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो तब आती है ना जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हमने करते ये हैं, मान लिया कि रॉड या तो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। हमने मैं तो मतलब ऐसे कह रहा हूँ ना कि जो हमने जब हमारे पास ये आ गया ना कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो हमने जब कोई एक वहाँ पे एफबीडी बनाई है एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो इलेक्ट्रॉन जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वर्टिकल डायरेक्शन में। नहीं अभी तो स्टेडी स्टेट में तो वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ गया ना, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो रही है। स्टेडी स्टेट तो हमारा लगाने के बाद है ना, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि एफबीडी में हमें उसकी वेलोसिटी तो कंसीडर करनी पड़ेगी, उसके बाद हम बात करेंगे कि उस पे फोर्स बैलेंस हुई। नहीं नहीं, वो तो इसके आगे होगा ना फिनोमेना। अब एक बार ये हो गया, जब ये स्टेडी स्टेट बन गई, ये पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो गया, अब अगर आप इस रॉड को किसी एक सर्किट के अंदर इंक्लूड कर लोगे तो उसके अंदर करंट फ्लो करेगा ना। कि भाई मान लो जैसे ये रॉड है, इसको मैंने ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया, मैं मतलब ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में इसको इसके हमने वी वेलोसिटी दी और वो पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए एक साइड में। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वही समझो। इलेक्ट्रॉन अभी मूव किस कारण से कर रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स के कारण कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी तक हमने जो दिखाया है, ये फर्स्ट फिगर से लेकर थर्ड फिगर तक जो है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया है वो तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण किया ना। और अब हमने थर्ड फिगर में कहा कि भाई ये सब कुछ कर कर आके अब फाइनली जो इस रॉड के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेस्ट पे आ गए, क्योंकि सारी फोर्सेस बैलेंस हो गई। मतलब आपकी बात सही है, मतलब मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि पहले इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगी और वो इलेक्ट्रॉन नीचे जाता जा रहा है अभी नीचे। हाँ यस। तो मतलब उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में भी तो आ गई ना, मतलब जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज हो रही है, जैसे क्योंकि उसके पास नीचे को वेलोसिटी आ रही है। आप ये कह रहे हो कि जो उसकी वेलोसिटी आई उस कारण से एक मैग्नेटिक फोर्स आ गई? हाँ, उसके कारण भी आ रही है।
हाँ जो बट वो कि मैग्नेटिक फोर्स जो आई वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई हाँ वी से मतलब हाँ वो वी और वाली डायरेक्शन में। हाँ और वो हमने इसीलिए जो रॉड की लेंथ ली हुई है वो बहुत छोटी ली हुई है, तो उस कारण से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन आएगी वो नेग्लिजिबल ही होती है। लेंथ से विड्थ। विड्थ सॉरी, हाँ हमने विड्थ बहुत छोटी ली हुई है तो इसलिए उसका कोई रोल नहीं आ रहा। मतलब मैं ऐसे कह रहा था कि एक क्वेश्चन था कि उसके ऊपर मतलब उसने यही चीज पूछी हुई थी कि विड्थ के लॉन्ग वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इसके कारण। हाँ तो वो वही है कि अगर विड्थ बड़ी होगी फिर तो होगी, अगर विड्थ है ही बहुत जरा सी तो फिर प्रैक्टिकली कोई इलेक्ट्रॉन चार्जेस की सेपरेशन ही नहीं हो पाएगी ना विड्थ के अलॉन्ग। थैंक यू। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय।